स्टूडेंट्स, तो बेटा संभवतः आपने आपका जो चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह वो कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, देन हमने शुरू करा था चैप्टर नंबर 4 सारणिक, और हमने उसके बारे में कुछ सीखा था जिसमें मेन था सारणिक का प्रसार। पहला लिखा था हमने सेकेंड ऑर्डर का और अगला लिखा था हमने थर्ड ऑर्डर का। देन फिर उसके बाद में हमने लिखे थे सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड। तो जिन भी अवयव का हमें उपसारणिक निकालना होता है वो जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक। और जब सहखंड निकाला था तो भी काम यही करते थे, बट सहखंड में चिन्ह साथ में चलेंगे, स्थिति के अनुसार चिन्हों को कंसीडर कराया जाता है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लिखे डेल्टा बराबर 2, 3, 5, 0, -1, -2, -5, 4, 6, और हमसे बोले कि अवयव 3, -2 के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करो। सहखंड ज्ञात करो। तो अवयव 3 का उपसारणिक, अवयव 3 का उपसारणिक। तो 3 कौन सा है? ये वाला अवयव है, इसको क्या लिखेंगे हम? M12, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो। क्या बचा बेटा? 0, -2, -5, 6। कितना हो जाएगा ये? 0, -10। बोलो। इसी तरह अवयव -2 का उपसारणिक, कहां पर -2? ये रहा 2, 3, 2, 3। वही काम, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो। क्या बचेगा? 2, 3, -5, 4। कितना हो जाएगा? 2 × 4 8, -+15, 15 और 8 23। तो जब उपसारणिक निकाले जाते हैं तो इनके आगे के चिन्ह हमेशा धनात्मक लिए जाते हैं, लेकिन जब इनके सहखंड निकालेंगे, अवयव 3 का सहखंड किससे इंडिकेट करेंगे? F12। तो 1 और 2 3। अगर इन दोनों का योगफल सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगाना, और यदि इन दोनों का योगफल विषम संख्या है तो बाहर क्या लगाएंगे हम? माइनस का चिन्ह। 1, 2 ये ना, वो ये छोड़ दो तो 0, -2, -5, 6। कितना हो जाएगा ये? 0, -10। आंसर इज +3। और अवयव 2 का सहखंड F23, तो 2 और 3 5, इसका चिन्ह भी क्या लगेगा? माइनस। ये छूटेगा, ये छूटेगा। 2, 3, -5, 4। तो कितना हो जाएगा? 8 + 15 23, तो -23। जैसे हमसे इसी ने और क्या पूछ रहे हैं? अवयव -5 का सहखंड, ये कितना हो जाएगा? F31, 3 और 1 4, उन दोनों का योग एक सम संख्या है, इसलिए क्या लगेगा बाहर? प्लस। 3 और 1, 3 5, -1 -2, कितना हो जाएगा ये? -6, -+5, आंसर इज -1। तो इस तरह से हम इनके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करते हैं। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, वो कंप्लीट एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस्ड है। कुछ क्वेश्चनों में हमसे उसका प्रसार कर पाएगा और 1-2 क्वेश्चन में हमसे उपसारणिक और सहखंड पूछे। ओके, तो इस तरह से इनके उपसारणिक और सहखंड बनाए जाते हैं। तो जो मेन पार्ट है वो है इनका चिन्ह। अच्छी तरह से चिन्ह ध्यान में रखें, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? और इसके बाद आता है हमारा जो मेन पार्ट है, सारणिक के गुणधर्म। जहां से शुरू होता है मेन काम, वो यहां से शुरू होता है बेटा। सारणिक के गुणधर्म।
सारणिक के गुणधर्म 5 हम यहाँ पर गुणधर्म इस्तेमाल करते हैं। पहला गुणधर्म ये होता है कि सारणिक का परिवर्त करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं यहाँ लिखता चल रहा हूं, सारणिक का परिवर्तन करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम सारणिक का परिवर्तन कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान पहले था वही मान बाद में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा बराबर 1 2 3 4, इसका मान कितना आ जाएगा 4 - 6 - 2। अब इसका क्या ले लो, परिवर्त, ट्रांसपोज। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ बना लो, 1 2 3 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 - 6। तो डेल्टा और डेल्टा टी बराबर बराबर होते हैं। तो सारणिक का परिवर्तन करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो मान पहली स्थिति में होता है वही मान उसकी दूसरी स्थिति में होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। सारणिक की कोई सी दो पंक्तियां या दो स्तंभों को हम आपस में अदल बदल कर दें तो सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा बराबर 1 2 3 4, इसका मान कितना आया था 4 - 6 - 2। अब मैं एक बना रहा हूं नया सारणिक जिसमें मैं क्या कर रहा हूं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ये R1 होती है, ये R2 होती है। इसका मतलब क्या होता है, आपस में अदला बदली। तो मैं इसे डेल्टा 1 के नाम से बोल रहा हूँ। तो पहले के स्थान पर दूसरी और दूसरे के स्थान पर पहली, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 प्लस का 2। बेटा पहली स्थिति में आंसर था -2 और जब आपस में दोनों रो का इंटरचेंज कर दिया तब आंसर बन के आया +2। तो सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियां या किन्हीं दो स्तंभों को अगर हम परस्पर बदलते हैं तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं आता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा। ओके, नंबर 3, सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो सारणिक का मान सदैव 0 होता है। क्या बोला है, सारणिक की कोई सी दो पंक्तियां या कोई से दो स्तंभ के अगर सभी अवयव सेम हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। फिर हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम सीधा 0 पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसमें क्या है, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के सभी अवयव समान है। चाहो तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लो। R1 से प्रसार करना आप लोग अब सीख गए होंगे भाई। मैं सीधा कर रहा हूँ, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई 15 -12, अगला -2, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 12 -6 +3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 8 -5। तो ये कितना रहेगा बेटा 3 -6 × 2 12 और ये 3 9, ये भी कितना हो गया 12 - 12 0। अब इसके बाद हमें दोबारा इसको कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन रिपीट, दो पंक्तियां या दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। आगे हमें एक्सपेंड प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं होती। फिलहाल ये 3 हमने देखे, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। परिवर्तन कर दें तो मान में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ, चाहे पंक्तियां चाहे स्तंभ,
दो पंक्तियां या दो स्तंभ को अगर परस्पर अदल बदल दिया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और थर्ड क्या होता है, अगर सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के सभी अवयव समान हो, कोई सी भी दो पंक्तियां समान हो जाए या कोई से भी दो स्तंभ समान हो जाए तो उसका मान हमेशा ऑलवेज 0 होता है, फिर हमें प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं होती। नंबर 4, फोर्थ में क्या है, सारणी की किसी एक पंक्ति, सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान सदैव शून्य होगा। इसको भी हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सारणी की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो उसका हम आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल डेल्टा बराबर 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इससे प्रसार करा दें तो इसका मान हमेशा 0 आएगा, फिर हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उसका मान हमेशा बेटा 0 आएगा। नंबर 5, सारणी को कैसे गुणा करने पर सारणी की किसी एक पंक्ति, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव कैसे गुणा हो जाते हैं। जब हम सारणी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तब वो के जब अंदर जाएगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव मल्टीप्लाई होंगे। जिस तरह से मैट्रिक्स में जब के अंदर जाता है बेटा तो मैट्रिक्स में तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स के केस में तो वो के उस मैट्रिक्स के सभी अवयव से मल्टीप्लाई होता है। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के केस में क्या होता है, जब के का मल्टीप्लाई करेंगे, जब के अंदर जाएगा तो किसी एक पंक्ति, ओनली वन रो, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से मल्टीप्लाई करेगा। अब वो कौन सा होगा, वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, चाहे पहली पंक्ति हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे पहला या दूसरा या तीसरा स्तंभ हो, बट किसी एक पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा बराबर ए बी सी डी, अब मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं, के इंटू डेल्टा ए बी सी डी। ओके, तो जब ये के अंदर जाएगा तो मैट्रिक्स के केस में तो सबसे मल्टीप्लाई होता था, बट सारणी के केस में जब ये के अंदर जाएगा तो या तो पहली पंक्ति से गुणा करा दो, के ए के बी, दूसरी से मत कराना, अगर दूसरी से करा दो तो पहली से मत कराना। समझे ना समझे, तो किसी एक पंक्ति से गुणा करेंगे या किसी एक स्तंभ से गुणा करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसके अपोजिट वाली बात, अगर हमें सारणिक में से कॉमन लेना हो, इनकेस सारणिक में से कॉमन लेना हो तो कॉमन भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही लिया जाता है। कॉमन भी एक पंक्ति या स्तंभ से लिया जाता है, ध्यान रखना। अगर हम कॉमन भी लेंगे ना बेटा तो कॉमन भी किसी एक पंक्ति से लेंगे या एक स्तंभ से लेंगे, सबसे कॉमन एक साथ नहीं लिया जाता है। तो कॉमन भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से लिया जाता है। एक बार देख लें इनको, तो 3 पहले लिख दिए थे। नंबर 4 क्या है, अगर किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान हमेशा 0 होगा, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी।
और नंबर 5 क्या चीज है बेटा, सारणिक को यदि हम k से गुणा करेंगे तो वो k जब अंदर जाएगा तो किसी एक पंक्ति से या एक स्तंभ से गुणा होता है, सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। इसका अपोजिट अगर कॉमन भी लिया जाएगा, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन लिया जाता है। ठीक। और नंबर 6 अगर कोई सारणिक ऐसे लिखा हो x प्लस ए, x प्लस वाई प्लस बी, एक्स वाई जेड पी, तो जब हमें इसको तोड़ना होगा तो एक बार में एक पंक्ति या एक स्तंभ को ही तोड़ा जाता है। एक बार में एक पंक्ति या एक स्तंभ को ही तोड़ेंगे। जैसे ये पहली पंक्ति में कितने कितने अवयव है, दो अवयव, इसको ऐसे तोड़ा जाता है। इसका पहला अवयव x y, दूसरी पंक्ति में कोई छेद ना करे, प्लस इसका दूसरा अवयव a b z। तो ध्यान रखिए, जब अगर हमें सारणिक को ब्रेक करना हो इस तरह से तो एक बार में एक पंक्ति या एक स्तंभ को ही ब्रेक किया जाता है, सबको साथ नहीं तोड़ा जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे आगे काम में आएगी। पहली कौन सी होती है, परिवर्त कर दें तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी कौन सी होती है, दो पंक्तियां दो स्तंभों को बदलें तो चिन्ह बदलेगा। तीसरी कौन सी होती है, दो पंक्तियां या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो 0 होगा। नंबर 4, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होगा। नंबर 5, अगर हम k से गुणा करें तब वो के अंदर जाके किसी एक पंक्ति से या एक स्तंभ से गुणा होता है। ठीक। और नंबर 6, अगर तोड़ना हो तो एक बार में एक पंक्ति या एक स्तंभ को ही ब्रेक किया जाता है। ओके। तो ये छोटी छोटी बात है जो आपके बीच में क्वेश्चनों में यूज होगा। पेपर में कभी लिखने में नहीं आएगा कि सारणिकों के गुणधर्मों की संक्षिप्त व्याख्या करें 3 नंबर, ध्यान रखना। ठीक। इनका इंटरनल यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो इसका मेन पार्ट है वो शुरू होता है सारणिक पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही सारणिक का मेन पार्ट। ठीक। आराम से सीखना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चनों तक तो थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे उन सभी क्वेश्चनों को तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो सबसे पहला RI इंटरचेंज RJ, आपस में अदला बदली, RI इंटरचेंज RJ। या CI इंटरचेंज CJ। इसका मीन क्या हुआ बेटा, हम सारणिक की कोई सी दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं या सारणिक के कोई से दो स्तंभों को हम आपस में बदल सकते हैं। ओके। जब भी आप ये वाला ऑपरेशन लगाओ तुरंत बाहर सारणिक का चिन्ह बदल दें, सारणिक का चिन्ह बदल दें, क्योंकि जब इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो सारणिक के चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको एडजस्ट कराने के लिए बाहर का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो कोई सी भी दो रो और कोई से भी दो कॉलम को हम आपस में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 इंटरचेंज R2, इस तरह से। नंबर 2, RI रिप्लेस KRI, कॉलम पे लगा है तो CI रिप्लेस KCI। ध्यान रखना, जो यहां पर आता है वही यहां पर आता है, जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां पे आएगा।
आर आई रिप्लेस, इसको पढ़ा जाता है रिप्लेस, बदलना, और इसको पढ़ा जाता है इंटरचेंज, आपस में बदलना। तो आर आई रिप्लेस के आर आई, सी आई रिप्लेस के सी आई, जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर यहाँ आएगा। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो जिससे मल्टीप्लाई करें उसका डिवाइड भी करें, तो के से भाग दें, के से भाग दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया R1 इक्वल टू 1/3 R1, जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर यहाँ आएगा। तो इस कंडीशन में हम 1/3 का आगे भाग भी लगा देंगे। पहला वाला क्या है, आर आई इंटरचेंज आर जे, कोई सी भी दो रो का इंटरचेंज होना, सी आई इंटरचेंज सी जे, कोई से भी दो कॉलम का इंटरचेंज होना। जब भी आपस में इंटरचेंज करेंगे हम उसका चिन्ह जरूर बदलते हैं। ओके, सेकेंड इज आर आई रिप्लेस के आर आई, ध्यान रखना जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर यहाँ आएगा, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। दो हो गए, इनका तो इस्तेमाल कम होता है, जो मेनली इस्तेमाल होता है पूरे क्वेश्चन में वो ये थर्ड वाला होता है। इस थर्ड वाले को मोस्टली यूज किया जाता है। ये क्या होता है बेटा, आर आई रिप्लेस आर आई, ध्यान रखना जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, आर आई रिप्लेस आर आई प्लस के आर, ये अकेला रहेगा, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीपल में नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले के साथ के मल्टीपल में होगा, जहाँ के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो आर आई रिप्लेस आर आई प्लस के आर जे, अगर कॉलम पे लगाया जाए तो सी आई रिप्लेस सी आई प्लस के सी जे। ध्यान रखना जो यहाँ आएगा पहला नंबर वो नंबर यहाँ आएगा, इनको अदल बदल मत देना, तो गलत, प्लस के आर जे। सिमिलर हम कॉलम पे भी यूज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखना हो मैं R2, तो पहले यहाँ R2 ही आएगा और ये अकेला आएगा, आगे कोई भी नंबर मल्टीपल में नहीं होगा। फिर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3R1 समथिंग समथिंग। तो इस तरह से इस ऑपरेशन को यूज कराएंगे। ओके, तो मेनली जो मोस्टली जो यूज होता है ये थर्ड वाला ऑपरेशन यूज होता है। मतलब ये मानो अगर 4-5 ऑपरेशन इस्तेमाल करने हैं तो उसमें से 80% तो इसे यूज कराना होता है। क्लियर? अगर किसी रो पर इस ऑपरेशन को हम 2 बार इस्तेमाल करा दें, हमारे ऑपरेशन ऐसे भी बन सकते हैं, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉलम पे लगाए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे भी ऑपरेशन बन सकते हैं। यानी हम कोई सी भी रो को रिप्लेस करा सकते हैं आपस में सभी को प्लस करके, या कोई सा प्लस माइनस भी आ सकता है, एक प्लस या एक माइनस कोई सा कैसे भी आ सकता है। तो हम इसे भी यूज कराएंगे। ये इस थर्ड का एक पार्ट है। किसी एक रो पर अगर पहली बार लगाया और दोबारा फिर लगा दें तो इस तरह का ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। तो ये मेनली 3 ऑपरेशन होते हैं जो आपके इस पूरे चैप्टर में यूज होते हैं। कब कौन सा लगना है इसकी कोई पहचान नहीं है, न इसके रूल्स रेगुलेशन है। ये आपकी समझदारी है कि आप कौन सा लगा रहे हो सुटेबल वे वाला। तो कोशिश करें कि आप उसे पहचान सकें, और वो तभी होगा जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके आएंगे। यहाँ और ना तो कोई फॉर्मूले लगते हैं, ना कोई ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ना कुछ और लगता है, सिर्फ संख्याओं का जोड़ बाकी होना है।